नमस्कार दर्शक बंधुओं, रिश्तों की कहानियां में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझने में पूरी उम्र लगा देते हैं और कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमारी पूरी सोच को एक झटके में बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी सास की है जिसने अपनी बहू के तानों को सालों तक चुपचाप सहा, हर रोज जख्म खाए, हर रात तकिए में आंसू बहाए। लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन, जब वह अपनी बहू के मायके पहुंची तो वहां ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि पूरा मायका कांप उठा। बहू के घर वालों के होश उड़ गए, बहू की जुबान तालू से चिपक गई और जो हुआ वह देखकर हर कोई बस यही कहता रह गया, हे भगवान, यह क्या हो गया। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है दर्शक बंधुओं, यह उन हर एक मां का दर्द है जो अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को मिटा देती है। यह उन हर एक सास की चुप्पी है जिसे लोग कमजोरी समझ बैठते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी का वह मोड़ जो आपको रुला देगा वह आखिर में है। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी की बेल दबा दीजिए ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के एक शांत मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, कमला निवास। इस घर की मालकिन थी कमला देवी, 60 साल की एक ऐसी औरत जिनके चेहरे की झुर्रियों में सालों का संघर्ष लिखा था और आंखों में एक अजीब सी ममता बसती थी। कमला देवी का बेटा था राघव, एक सीधा साधा, मेहनती और अपनी मां का परछाई बना रहने वाला बेटा। राघव की पत्नी थी नैना, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अमीर मायके की लाडली, और इन्हीं तीनों के बीच पल रहा था 4 साल का नन्हा सा आर्यन, घर का चिराग, कमला देवी की जान। लेकिन दर्शक बंधुओं, हर घर की दीवारें कुछ कहती हैं, कमला निवास की दीवारें भी रोज कुछ कहती थी, बस सुनने वाला कोई नहीं था। राघव सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता तो सबसे पहले मां के पैर छूता। कमला देवी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, झुक झुक जी मेरे लाल, ध्यान से जाना। लेकिन यही दृश्य देखकर नैना के माथे पर बल पड़ जाते, उसके होठ कस जाते और मन ही मन वह बुदबुदाती, बस मां और बेटा, बीवी तो जैसे कोई चीज ही नहीं। राघव जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता, नैना तुरंत कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। कमला देवी समझ जाती कि बहू नाराज है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप रसोई में जाकर खुद के लिए चाय बनाती और खिड़की के पास बैठकर पीती रहती। एक दिन की बात है, कमला देवी सुबह सुबह मंदिर से लौटी थी। उनके हाथ में प्रसाद था। उन्होंने बड़े प्यार से नैना को आवाज दी, नैना बेटा, यह प्रसाद ले लो, आज मंगलवार है, हनुमान जी का बहुत मन से मांगा है, तुम्हारे और राघव के लिए। नैना ने प्रसाद की प्लेट देखी, फिर कमला देवी की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मां जी, मुझे यह सब पुराने जमाने की बातें पसंद नहीं है। आप अपने प्रसाद अपने पास रखिए। और हां, एक बात कहूं, मेरे कमरे में बिना नोक किए मत आया कीजिए, यह मेरी प्राइवेसी है। कमला देवी का हाथ हवा में ही रुक गया। प्रसाद की प्लेट कांप उठी, आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और अपने कमरे में लौट आई। उस दिन कमला देवी ने प्रसाद खुद खाया, आर्यन को बुलाया, उसके मुंह में लड्डू डाला और उसे गले से लगाकर रो पड़ी, मेरे लाल, तू बड़ा होकर अपनी मां की कद्र करना। मां का अपमान करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते। नन्हा आर्यन कुछ नहीं समझा, बस दादी के आंसू पोंछते हुए बोला, दादी रो मत, मैं हूं ना। यह एक बच्चे की बात थी, लेकिन कमला देवी के दिल में तीर की तरह उतर गई। दर्शक बंधुओं, अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूं। कमला देवी जब केवल 28 साल की थी तभी उनके पति का देहांत हो गया था। राघव तब सिर्फ 5 साल का था। जमाना कमजोर औरत को निगल जाने वाला था। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, समाज ने ताने मारे, यहां तक कि सगे भाइयों ने भी कह दिया, तू दूसरी शादी कर ले, एक बच्चे के साथ जिंदगी कैसे काटेगी।
लेकिन कमला देवी ने अपने पल्लू में अपने बेटे को छुपा लिया और कह दिया, मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है, इसके लिए मैं पहाड़ भी काट दूंगी। और सच में उन्होंने पहाड़ काटा। दिन में लोगों के घरों में जाकर सिलाई करती, रात में मोमबत्ती जलाकर दूसरों के कपड़े सिलती, अपने हाथों के छाले छुपाकर बेटे को स्कूल भेजती। राघव जब छोटा था तो एक बार उसने पूछा था, मां, तू खाना क्यों नहीं खाती? कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा, मां का पेट तो बेटे को खाते देखकर ही भर जाता है। राघव तब नहीं समझा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मां कई कई दिन भूखी सो जाती थी, सिर्फ इसलिए कि घर में एक ही वक्त का राशन होता था। राघव ने उसी दिन कसम खाई थी, मां, तेरी हर तकलीफ का बदला मैं तेरी खुशियों से चुकाऊंगा। और यही वजह थी कि राघव अपनी मां से इतना जुड़ा था। यह जुड़ाव कोई आम बेटे का जुड़ाव नहीं था, यह एक तपस्या का फल था। नैना अमीर घर से आई थी, पैसा देखा था, सुख देखा था, लेकिन त्याग नहीं देखा था। उसके लिए मां का मतलब वह औरत थी जो एसी में बैठकर सीरियल देखे, मायके में जिसके लिए नौकर खाना बनाए। जब उसने राघव से शादी की तो उसे लगा कि राघव सिर्फ उसका हो जाएगा, लेकिन राघव की दुनिया में मां पहले थी। और यह बात नैना को बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात की बात है, राघव ऑफिस से थका हारा लौटा। नैना ने झट से उसके लिए चाय बनाई और बोली, राघव सुनो ना, मैंने सोचा है कि हम अपना अलग घर ले लें। मां जी यहीं रहेंगी, हम पास में ही कोई फ्लैट देख लेते हैं। राघव के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसने नैना की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। नैना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मेरी मां ने मुझे पाला है, उसने अपनी जवानी मुझ पर लुटा दी, और तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं। नैना ने तपाक से कहा, मैंने कहा छोड़ दो, बस अलग रहेंगे। मायके में भी तो लोग शादी के बाद अलग हो जाते हैं ना। राघव ने उसी वक्त साफ कह दिया, नैना, यह बात फिर कभी मत कहना। मेरी मां और मेरा साया कभी अलग नहीं होगा, समझ लो आज ही। उस रात नैना ने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोया, लेकिन उसके आंसू दुख के नहीं थे, जिद के थे। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर ये अलग नहीं होंगे तो मैं ही ऐसा कुछ करूंगी कि बुढ़िया खुद इस घर से चली जाए। बस उसी दिन से नैना का असली रूप सामने आने लगा। अब हर सुबह कमला देवी के लिए एक नया जख्म लेकर आती। कभी रसोई में नमक कम होता तो ताना मारती, मां जी, अब तो आपकी जुबान का स्वाद भी बूढ़ा हो गया है। कभी कमला देवी के कपड़े पुराने लगते तो ताना मारती, मां जी, राघव की कमाई पर पूरा मोहल्ला हंसता होगा। बहू तो डिजाइनर पहने और सास फटी साड़ी। कमला देवी ने अपनी पुरानी सूती साड़ियां ही पहनी थी हमेशा, क्योंकि उन्हें सादगी पसंद थी। लेकिन नैना के लिए यह भी मजाक का विषय था। एक दिन तो हद हो गई। घर में राघव के ऑफिस के कुछ लोग डिनर पर आए थे। कमला देवी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की खीर, एकदम पारंपरिक। जब सब लोग खाने बैठे, नैना ने हंसते हुए सबसे कहा, देखिए ना, मां जी ने तो आज भी गांव वाला खाना ही बना दिया। मैंने कितना कहा कि पास्ता या पिज्जा बना देंगे, लेकिन यह पुरानी सोच की है ना, मानती ही नहीं। राघव के सहकर्मी असहज हो गए। एक ने तो धीरे से कहा, नहीं भाभी जी, खाना तो लाजवाब है। लेकिन कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उनके हाथ कांप रहे थे। वह चुपचाप रसोई में चली गई और स्टोव के सामने बैठकर अपने आंसू पोंछने लगी। राघव ने सब देखा। उस रात मेहमानों के जाने के बाद उसने नैना से कहा, नैना, अगर तूने आज जैसी हरकत दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी मां को इस घर में अपमानित करने का हक तुझे किसी ने नहीं दिया। नैना ने भी पलटकर जवाब दिया, वाह, तो अब बीवी पर चिल्लाओगे? मां के लिए ठीक है, मैं भी देखती हूं तुम कब तक अपनी मां के पल्लू से बंधे रहते हो। दर्शक बंधुओं, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो दिल में जख्म बनकर हमेशा के लिए बस जाती हैं। ऐसी ही एक रात कमला देवी की जिंदगी में आई।
उस रात बारिश हो रही थी। कमला देवी के घुटनों में बहुत दर्द था। उन्हें दवाई चाहिए थी, जो रसोई में ऊपर वाली शेल्फ में रखी थी। उन्होंने धीरे से नैना को आवाज दी, बहू, जरा मेरी दवाई दे देगी? घुटनों में बहुत दर्द है। नैना उस वक्त मोबाइल पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसने झुंझुलाते हुए कहा, मां जी, क्या रोज रोज आपकी सेवा में लगी रहूं? मैं भी इंसान हूं, थक जाती हूं। अपनी दवाई खुद उठा लीजिए। कमला देवी ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद उठने की कोशिश की, लेकिन घुटनों ने जवाब दे दिया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर राघव दौड़ता हुआ आया। मां को जमीन पर देखा तो उसका कलेजा फट गया। उसने मां को उठाया, गोद में लिया और बिस्तर पर लेटाया। मां, मां क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? कमला देवी की आंखें भर आई, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा फिसल गई। राघव ने नैना की तरफ देखा। नैना मोबाइल से चिपकी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, बहू को कुछ मत कहना। घर की बात घर में रहे। शोर मचाने से रिश्ते टूटते हैं। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां के पैर पकड़ लिए। मां, तू कितनी सहेगी मेरे लिए? कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जब तक सांस है बेटा, तेरे लिए कुछ भी सह लूंगी। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन नैना के मायके से फोन आया। उसकी छोटी बहन रिया की सगाई तय हुई थी। पूरे परिवार को बुलाया गया था। नैना खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत राघव को फोन किया। राघव सुनो, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। हम मायके जाएंगे, पूरे 10 दिन रहेंगे। राघव ने कहा, नैना, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरा ऑफिस, इतनी छुट्टी मिलना मुश्किल है। तुम और आर्यन चले जाओ, मैं सगाई वाले दिन आ जाऊंगा। नैना भड़क उठी। मतलब तुम्हें मेरी बहन की सगाई से ज्यादा अपनी मां की चिंता है? ठीक है, मत आना, मैं भी देखती हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राघव ने धीरे से कहा, नैना, एक काम करते हैं, मां को भी साथ ले चलते हैं। उन्हें भी थोड़ी हवा लग जाएगी, मन बहल जाएगा। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मां जी, मेरे मायके? यह क्या मजाक है राघव? वहां सब क्या सोचेंगे? मेरे रिश्तेदार, मेरी सहेलियां, सब हंसेंगे कि बहू सास को साथ लेकर आई है। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, तो हंसने दे। जो तेरी सास का मजाक उड़ाए, वह तेरे रिश्तेदार होने लायक नहीं है। मां जाएगी, यह फाइनल है। नैना ने बहुत जिद की, बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, लेकिन इस बार राघव तस से मस नहीं हुआ। मन ही मन नैना ने एक नया प्लान बनाया। ठीक है, ले चलो बुढ़िया को। मायके में मैं ऐसा तमाशा बनाऊंगी इसका कि यह खुद कहेगी, मुझे वापस घर भेज दो। लेकिन उसे क्या पता था, इस बार तमाशा बनने वाला नहीं था। तमाशा बनाने वाला अब कोई और था। अगली सुबह सब लोग गाड़ी में बैठे। आगे राघव और कमला देवी, पीछे नैना और आर्यन। रास्ते में नैना की चिड़चिड़ाहट चरम पर थी। हर 10 मिनट में वह कुछ ना कुछ बोलती, मां जी, खिड़की खुली रखूं या बंद? आपकी हड्डियों को ठंड लग जाएगी। मां जी, आराम से बैठिए, ज्यादा ही मत, सीट पर दाग लग जाएंगे। मां जी, अगर वॉशरूम जाना हो तो अभी बता दीजिए। बार बार रुकवाने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। राघव सब सुन रहा था। उसके जबड़े कस रहे थे, लेकिन कमला देवी हर बार बस मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटी, मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। आर्यन, वह नन्हा सा बच्चा, पीछे की सीट से दादी की तरफ देख रहा था। 4 साल का बच्चा, लेकिन दिल में बड़ी समझ थी। उसने अचानक मां से कहा, मम्मा, आप दादी को क्यों डांट रही हो? दादी अच्छी है ना? नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आर्यन को घूरा। तू चुप कर, बच्चा है तू, बड़ों की बात में मत बोल। आर्यन रोने लगा। कमला देवी ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए। आजा मेरे लाल, दादी के पास आजा। आर्यन सीट से उठा और दादी की गोद में आकर लेट गया। पूरा रास्ता वह दादी की गोद में सोया रहा और कमला देवी, वो उसके माथे को चूमती रही, जैसे उस मासूम के प्यार में अपने सारे दर्द भुलाने की कोशिश कर रही हो। शाम को वह लोग नैना के मायके पहुंचे। बड़ा सा बंगला, गाड़ियों की कतार, मेहमानों की चहल पहल। नैना के पिता रामनाथ जी और मां सुधा जी
स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। नैना दौड़कर मां के गले लगी। राघव ने भी नमस्ते किया, लेकिन जब सुधा जी ने कमला देवी को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी आई। अरे ये तो आप भी आ गए। नैना ने तो बताया नहीं था। कमला देवी ने हाथ जोड़े। नमस्ते समधन जी, बेटे ने जिद की तो आ गए। अगर परेशानी हो तो मैं वापस चली जाती हूँ। सुधा जी ने झूठी मुस्कान ओढ़ी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। लेकिन नैना के घर के अंदर का माहौल देखकर कमला देवी समझ गई कि वह यहाँ वेलकम नहीं है। उनके लिए कोई कमरा तैयार नहीं था। नैना की भाभी पूजा ने झुंझुलाते हुए कहा, दीदी यह कहाँ सोएंगी? सब कमरे तो भर गए हैं। एक काम करते हैं, स्टोर रूम में चारपाई डाल देते हैं। कमला देवी ने सब सुना। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी स्टोर रूम ही ठीक है, मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए। राघव का खून खोल उठा। उसने नैना से कहा, नैना यह क्या बेइज्जती है? मेरी मां स्टोर रूम में सोएगी। नैना ने कंधे उचकाए। तो क्या करूं राघव, घर मेरा नहीं है, भाभी का है। राघव चुप हो गया, लेकिन कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा बात बढ़ाने से क्या फायदा? मैं तेरे लिए स्टोर रूम क्या, फुटपाथ पर भी सो सकती हूं। राघव की आंखें भर आई। अगले दिन घर में रस्में शुरू हुई। औरतें इकट्ठा हुई, ढोलक बजा, गीत गाए गए, हंसी ठहाके गूंजे। लेकिन नैना और उसकी भाभी पूजा ने एक नया खेल शुरू किया। जहां भी कमला देवी जाती वहां यह दोनों इशारे करती, हंसती, फुसफुसाती। एक बार तो हद हो गई। नैना की एक चचेरी बहन ने पूछा, नैना यह तेरी सास है? नैना ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ यार, झेल रही हूं। पुराने जमाने की है, बात बात पर रोने लगती है, बात पर बीमार पड़ जाती है। राघव के बिना तो एक कदम नहीं चलती। पूरी ड्रामा क्वीन है। सब औरतें हंस पड़ी और कमला देवी वह एक कोने में चुपचाप बैठी थी। सब सुन रही थी, सब सह रही थी। उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। आंखों से आंसू बहने को बेताब थे, लेकिन उन्होंने पल्लू से मुंह छुपा लिया। तभी आर्यन वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसकी दादी रो रही है। वह दौड़कर मां के पास गया। मम्मा मम्मा, आप दादी को क्यों रुलाती हो? दादी कितनी अच्छी है, मुझे रोज कहानी सुनाती है, मेरे बाल बनाती है, मेरे लिए लड्डू बनाती है। आप दादी को सॉरी बोलो। नैना का चेहरा पड़ गया। वहां बैठी सारी औरतें चुप हो गई। एक 4 साल का बच्चा अपनी मां को सबके सामने आईना दिखा रहा था। नैना ने आर्यन का हाथ पकड़कर खींचा। चुप कर, तू बहुत बोलने लगा है। आर्यन रोते हुए दादी के पास भागा। कमला देवी ने उसे गोद में उठा लिया। लेकिन उस पल में कमला देवी के मन में कुछ टूट गया था और कुछ नया जन्म ले रहा था। उस रात कमला देवी स्टोर रूम में लेटी थी। नींद कोसों दूर थी। दिल पर जख्मों की पट्टियां बंधी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान से बात की। भगवान, मैंने जिंदगी भर सब्र किया, हर जुल्म सहा, पति की मौत के बाद बेटे को पाला, बहू के ताने सहे, लेकिन आज जो मेरे आर्यन ने देखा वह मैं नहीं सहन कर सकती। अगर मेरे चुप रहने से मेरा पोता यह सीखेगा कि औरत का अपमान करना सही है, तो मैं चुप नहीं रह सकती। भगवान मुझे ताकत दे। आज मैं चुप्पी तोड़ूंगी। आज मैं वह करूंगी जो शायद मुझे पहले ही करना चाहिए था। कमला देवी ने आंखें पोंछी, उठी, आईने में खुद को देखा और अपने आप से कहा, कमला, आज तू सिर्फ एक सास नहीं है, आज तू एक मां है, एक दादी है, एक औरत है, और एक औरत का अपमान करने वाले को सबक सिखाना तेरा फर्ज है। उसी रात उन्होंने एक प्लान बनाया। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। कमला देवी का चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सबसे पहले उठी, नहाई, साफ साड़ी पहनी और सीधे नैना के मायके की रसोई में गई। पूजा भाभी पहले से ही चाय बना रही थी। उन्होंने कमला देवी को देखा तो चौंक गई। अरे मां जी, आप यहां, कुछ चाहिए था? कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम सबके लिए मेरे हाथ की पूरी, आलू की सब्जी और खीर। पूजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मां जी, इतना सब बना लेंगी आप? आपकी तो हड्डियां ही जवाब दे जाती हैं। कमला देवी की आंखों में एक तीखी चमक आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह हड्डियां जब अपनों के लिए कुछ करना चाहती है ना,
तो लोहे जैसी मजबूत हो जाती हैं। तुम बस देखती जाओ। पूजा को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह चली गई। कमला देवी ने अकेले पूरे घर के लिए नाश्ता बनाया, 15 लोगों का नाश्ता। और जब सब लोग खाने बैठे तो हर एक के मुंह से एक ही बात निकली, वाह, ये किसने बनाया है? लाजवाब है। नैना के पिता रामनाथ जी ने पूछा, बेटी पूजा, यह तूने बनाया है? पूजा कुछ कहती, उससे पहले कमला देवी ने हाथ जोड़े, नहीं समधी जी, यह मैंने बनाया है। आपके घर आई हूं तो कुछ तो सेवा करनी थी। रामनाथ जी हैरान रह गए। आपने? लेकिन आप तो। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, मेरी बहू नैना ने आपको बताया होगा कि मैं तो हड्डी हड्डी हो गई हूं, बात पर बीमार पड़ जाती हूं। लेकिन समधी जी, मां कभी बूढ़ी नहीं होती, उसके हाथ कभी थकते नहीं। रामनाथ जी ने नैना की तरफ देखा। नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। यह तो शुरुआत थी, असली तूफान अब आने वाला था। दोपहर का वक्त था। घर में मेहंदी की रस्म थी। सब औरतें इकट्ठा थी। ढोलक बजा था रही थी, गीत गाए जा रहे थे। तभी कमला देवी उठ खड़ी हुई। उन्होंने सबसे कहा, बहनों, मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है। आज मैं भी एक गीत सुनाना चाहती हूं, अगर आप सब इजाजत दें। सब हैरान रह गए। नैना के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने जल्दी से कहा, मां जी, आप थक जाएंगी, रहने दीजिए। लेकिन सुधा जी ने कहा, नहीं नहीं समधन जी, आप जरूर सुनाइए, हमें खुशी होगी। कमला देवी बीच में जाकर बैठ गई। उन्होंने आंखें बंद की और एक पुराना लोकगीत शुरू किया। बेटी मेरी राज दुलारी, सासरे जा रही प्यारी, सास से लड़ना मत बेटी। सास भी तो थी कभी बेटी, हर सास के सीने में होता एक मां का दिल छुपा बेटी। कमला देवी ने इतने भाव से, इतनी मिठास से यह गीत गाया कि पूरा कमरा खामोश हो गया। बहुत सी औरतों की आंखें भर आई। सुधा जी भी रो पड़ी। लेकिन गीत खत्म होने के बाद कमला देवी ने आंखें खोली और सीधे सुधा जी की तरफ देखा। समधन जी, यह गीत मेरी मां ने मुझे शादी के वक्त सुनाया था। उन्होंने कहा था, बेटी, ससुराल में सास तेरी दूसरी मां होगी, उसका सम्मान करना। मैंने जिंदगी भर इस बात को निभाया, लेकिन आजकल की बेटियों को कौन सिखाता है यह बात? आप एक मां हैं, आप मुझे बताइए, क्या आपने अपनी बेटी को यह सिखाया है? सुधा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। नैना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। सुधा जी ने हकलाते हुए कहा, जी, मैंने तो सिखाया है। कमला देवी ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, समधन जी माफ कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर सिखाया होता तो आपकी बेटी मेरे साथ वह सब नहीं करती जो वह रोज करती है। बम फट गया था। नैना उठ खड़ी हुई। मां जी, ये क्या कह रही हैं आप? लेकिन कमला देवी ने ठहर कर ठंडी आवाज में कहा, बैठ नैना, आज तू बैठेगी और सुनेगी। आज तेरे मायके में, तेरे सब अपनों के सामने मैं वह सब बताऊंगी जो तूने मेरे साथ किया है। कमला देवी ने एक एक बात बतानी शुरू की, बिना जोर लगाए, बिना चिल्लाए, बस शांत आवाज में। मेरी बहू ने मुझे रोज ताने मारे, मेरी साड़ियों का मजाक उड़ाया, मेरे खाने का अपमान किया, मेरे संस्कारों को पुराने जमाने का कहकर हंसी उड़ाई। एक रात मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं उठ नहीं सकती थी। मैंने अपनी दवाई मांगी। मेरी बहू ने कहा, अपनी दवाई खुद उठाओ। मैं इंसान हूं। मैं जमीन पर गिर गई। मेरा बेटा रो पड़ा, लेकिन मेरी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे प्रसाद को ठुकरा दिया। कहा, मुझे यह पुराने जमाने की बातें पसंद नहीं है। और कल आपके घर में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे ड्रामा क्वीन कहा। मेरे बेटे का नाम लेकर मेरे ही पोते के सामने मजाक बनाया। कमरे में सन्नाटा था। एक भी सांस नहीं चल रही थी। रामनाथ जी की आंखें नीची हो गई। सुधा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा भाभी का सिर शर्म से झुक गया। नैना वह सबसे ज्यादा कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कमला देवी अभी रुकी नहीं थी। कमला देवी ने अपने पर्स से एक पुरानी सी डायरी निकाली। उसमें कुछ कागज रखे थे। नैना, यह देख, यह क्या है पता है? नैना ने डर के मारे कागज देखे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो, कमला देवी ने धीरे से कहा, हाँ बेटी, यह राघव की पहली नौकरी की पहली तनख्वाह की पर्ची है।
राघव ने अपनी पहली कमाई से तेरे लिए एक सोने की बाली खरीदी थी, याद है तुझे? जो तूने एक दिन गुस्से में फेंक दी थी और कहा था यह पुराने डिजाइन की चीजें मुझे शोभा नहीं देती। मैंने वह बाली उठाई थी, चूमा था और संभाल कर रखा था, क्योंकि वह मेरे बेटे की पहली कमाई थी और तूने उसे फेंक दिया था। नैना के पैर कांप रहे थे। उसने वह दिन याद किया। वह बाले अब भी कमला देवी के पास थी। कमला देवी ने वह बाले निकाले, सबको दिखाए। देखिए सब लोग, यह बाले मेरे बेटे ने पहली कमाई से दी थी और इसे मेरी बहू ने फेंक दिया था। क्या यह गुनाह नहीं है? सुधा जी ने आंखें बंद कर ली। रामनाथ जी ने नैना की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था और शर्म थी। रामनाथ जी ने जोर से कहा, नैना। नैना कांप उठी। क्या यह सच है? क्या तूने यह सब किया है? नैना के होठ कांप रहे थे। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। रामनाथ जी ने मेज पर मुक्का मारा। बोल बेटी, मैं तेरा बाप हूं। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल, क्या तूने मां जी के साथ यह सब किया? नैना जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू बहने लगे। हाँ पापा, हाँ, मैंने किया है। मैंने सब किया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुधा जी रो पड़ी। पूजा भाभी ने मुंह छुपा लिया। रामनाथ जी ने कमला देवी के पैर पकड़ लिए। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी ने जो किया है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे इसे। कमला देवी ने झट से उन्हें उठाया। नहीं समधी जी, आप क्यों माफी मांगते हैं? आप तो मेरे बराबर हैं। माफी तो वह मांगेगी जिसने गलती की है। इस वक्त राघव बाहर से लौटा। उसने देखा कि घर में अजीब सा माहौल है। नैना जमीन पर बैठी रो रही है। मां शांत खड़ी है। सब लोग सिर झुकाए हैं। राघव दौड़कर मां के पास आया। मां, क्या हुआ? कोई कुछ बोला आपको? कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस आज मैंने सब बता दिया। सब कुछ? राघव ने सब समझ लिया। उसने नैना की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में नफरत थी। नैना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के साथ यह सब करने की? जिस मां ने मुझे जन्म दिया, पाला, अपनी जवानी मुझ पर लुटा दी, उसे तूने मेरे ही घर में अपमानित किया। नैना रोते हुए बोली, राघव मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। राघव ने मुंह फेर लिया। अब माफी? जब तूने हर रोज मेरी मां को रुलाया तब तुझे याद नहीं आया? रामनाथ जी ने हाथ जोड़े। बेटा राघव, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुझसे विनती करता हूं, इसे एक मौका दे। यह तेरे साथ रहकर सुधर जाएगी। हम इसे ऐसे संस्कार देंगे कि यह दोबारा कभी ऐसी गलती ना करे। कमला देवी ने राघव का हाथ पकड़ा। बेटा, समधी जी सही कह रहे हैं। नैना अभी छोटी है, गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दे इसे। राघव की आंखें भर आई। मां, तू अभी भी इसकी सिफारिश कर रही है, जिसने तुझे इतना दुख दिया? कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं मां हूं और मां का दिल बहुत बड़ा होता है। नैना ने जो किया वह उसकी नादानी थी। अगर वह सच में पछता रही है तो इसे एक मौका मिलना चाहिए। नैना ने उठकर कमला देवी के पैर पकड़ लिए। उसके आंसू कमला देवी के पैरों पर गिर रहे थे। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने आपको कितना दुख दिया, आपने इतना सहा और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। आज मैंने जाना कि एक मां का दिल कितना बड़ा होता है। आपने सब कुछ सहा बस मेरे घर की शांति के लिए, और मैं आपकी हर भलाई का मजाक उड़ाती रही। मां जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूं, आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी मां है। मैं आपको अपनी सगी मां की तरह रखूंगी। कमला देवी ने नैना को उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी उठ। एक मां अपनी बेटी को कभी पैरों में नहीं देख सकती। मैंने तुझे माफ किया, पहले भी, अब भी और हमेशा। लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ते कांच के बने होते हैं। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर निशान रह ही जाते हैं। आज से मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तू एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी मां बने। मेरे आर्यन के सामने एक मिसाल बने। नैना ने रोते हुए सिर हिलाया। तभी आर्यन वहां दौड़ता हुआ आया। उसने मां को रोते देखा, दादी को देखा और बोला, दादी अब तो आप नहीं रोओगी ना? मम्मा सॉरी बोल रही है ना? कमला देवी ने आर्यन को गोद में उठाया। नहीं मेरे लाल, अब दादी कभी नहीं रोएगी। तेरी मम्मा अब अच्छी हो गई है। आर्यन ने मां को देखा, फिर दादी को देखा और दोनों के गले लग गया। मम्मा, आप दादी से प्यार करोगी ना अब? नैना ने आर्यन को चूमा। हाँ मेरे बच्चे, बहुत प्यार करूंगी।
तेरी दादी अब मेरी माँ है। बाकी रस्म में पूरी हुई। रिया की सगाई धूमधाम से हुई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। नैना हर वक्त कमला देवी के साथ रहती, उन्हें खाना खिलाती, पानी पिलाती, उनके पैर दबाती। सुधा जी ने एक दिन कमला देवी से कहा, समधन जी, आप एक देवी हैं। आपने मेरी बेटी को इंसान बना दिया। मैं आपकी कर्जदार हूं। कमला देवी ने हंसकर कहा, नहीं समधन जी, मैं तो बस एक माँ हूं और माँ का काम बच्चों को रास्ता दिखाना होता है। रामनाथ जी ने कहा, समधन जी, यह नैना अब आपकी अमानत है, इसे संभाल लीजिए। कमला देवी ने कहा, यह अब मेरी बेटी है समधि जी, और बेटियां कभी अमानत नहीं होती, वह अपने घर की रौनक होती है। एक हफ्ते बाद वह लोग वापस अपने घर लौटे, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। गाड़ी में नैना मां के पास बैठी थी, आगे राघव था, पीछे आर्यन कमला देवी की गोद में था। रास्ते में नैना ने कमला देवी का हाथ पकड़ा। मां, मुझे एक बात कहनी है। कमला देवी ने मुस्कुराकर देखा। मां, आज से मैं भी आपकी सेवा करूंगी, अपनी मां की तरह, और राघव की तरफ से नहीं, अपने दिल से। आज से यह घर सिर्फ राघव और मेरा नहीं, हम तीनों का है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह आंसू खुशी के थे। यह आंसू उस सच्चाई के थे जो आज सालों बाद उन्हें मिली थी। घर पहुंचते ही नैना सबसे पहले रसोई में गई, चाय बनाई, मां को बिठाया, उनके पैर दबाए और बोली, मां, अब आप बस आराम करेंगी, बाकी सब मैं देखूंगी। राघव की आंखें भी भर आई। उसने अपनी मां को गले लगाया। मां, तूने सच में कमाल कर दिया। मैं तेरा बेटा होकर भी यह नहीं कर पाया जो तूने अकेले कर दिखाया। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां की चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह सब्र होता है, और जब सब्र टूटता है ना, तो वह तूफान बन जाता है। मैंने सिर्फ अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ी। उस रात आर्यन कमला देवी के बिस्तर पर सोने आया। उसने पूछा, दादी, एक कहानी सुनाओ। कमला देवी ने उसके बाल सहलाए। हाँ मेरे लाल, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। आर्यन सोते सोते बोला, दादी, वो मां आप हो ना? कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। हाँ मेरे राजा, वह मां मैं ही हूं, और तू बड़ा होकर यह कभी मत भूलना, एक मां से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे वह तेरी मां हो, तेरी दादी हो या तेरी पत्नी की मां हो, हर मां का सम्मान करना, यही असली मर्द की पहचान है। आर्यन सिर हिलाते हुए सो गया। बाहर खिड़की पर खड़ी नैना यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया था इतने सालों में, और आज उसे क्या मिला था। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। भगवान, आपने मेरी मां जैसी सास दी। मुझे सालों लगे समझने में, लेकिन आज मैं समझ गई। आज से मेरी इस घर में एक ही पहचान होगी, मां की बेटी। तो दर्शक बंधुओं, यह थी आज की कहानी। जब सास पहुंच गई बहू के मायके, तो मच गया हड़कंप। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन हर मां का दर्द है जो अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को मिटा देती है। यह उन हर एक सास की तपस्या है जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा, मां की चुप्पी कभी कमजोर नहीं होती, वह सब्र होती है, और जब सब्र टूटता है तो वह तूफान बन जाता है। अगर आप भी एक बहू हैं तो अपनी सास को मां समझिए, क्योंकि एक दिन आप भी सास बनेंगी। अगर आप एक बेटा हैं तो अपनी पत्नी को सिखाइए कि आपकी मां का सम्मान ही उसका सम्मान है, और अगर आप एक मां हैं तो याद रखिए, आपका सब्र भी एक हद तक ही ठीक है। अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ना भी आपका हक है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर करें, और अगर आप अब तक हमारे चैनल संगीता की आवाज से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल दबा दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी, और हाँ, यह भी बताइए कि आप हमें भारत के किस शहर से सुन रही हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी मां का ख्याल रखिए, और जिंदगी से प्यार कीजिए।